मेरा एक इकलौता बेटा था जिसकी उम्र 18 साल थी। हमारे परिवार में जितने भी बच्चे थे उनमें राज सबसे छोटा था। परिवार के सभी बच्चों की शादी हो चुकी थी। एक दिन हम एक शादी में आ रहे थे, तब अचानक राज मुझसे कहने लगा, माँ मेरी शादी करवा दो। मैं चौंक गई कि मेरा बेटा आज अचानक शादी की बात क्यों कर रहा है। मैंने उससे कहा, बेटा तुम अभी छोटे हो शादी करने के लिए, पहले बड़े तो हो जाओ। तब बेटा बोला, लेकिन माँ मैं अब बड़ा हो गया हूँ। मैंने कहा, पहले तुम अपनी पढ़ाई पूरी कर लो। वह कहने लगा, नहीं माँ, पढ़ाई करके मुझे क्या करना है, आगे जाकर मुझे तो पापा का कारोबार ही संभालना है। मैंने उसे समझाने की कोशिश करते हुए कहा कि तुम इतनी जल्दी शादी नहीं कर सकते हो, अभी तुम्हारी शादी की उम्र नहीं हुई है। तब वो जिद करने लगा कि कुछ भी हो, बस अब मेरी शादी करवा दो। मैंने सबके लिए उसे हाँ कर दी और कहा, ठीक है, इस बारे में विचार करेंगे। परिवार में इतने भाई बहन थे, पर राज की किसी के भी साथ बनती नहीं थी और न तो उसके ज्यादा दोस्त थे। सिर्फ एक ही दोस्त था जो हमारे ही मोहल्ले में रहता था। उसका नाम विकास था। उसका परिवार बहुत अमीर था। शहर के जाने माने अमीर लोगों में से था उसका परिवार। एक दिन मुझे ख्याल आया कि उसके दोस्त को ही पूछ लेती हूँ, पता तो चले कि राज पर शादी का भूत क्यों सवार हुआ है। शायद उसे कुछ पता हो। और मैं विकास के घर चली गई। पहले तो मुझे समझ ही नहीं आया कि बात शुरू कैसे करूं। मैंने विकास से कहा, बेटा तू राज का सबसे अच्छा दोस्त है और उसकी उम्र में भी 4 साल बड़ा है, तो तू उसका ख्याल रखना। मेरी यह बात सुनकर वो कहने लगा, आंटी आप ऐसे बातें क्यों कर रही है। मैंने उसे कहा कि राज आजकल सिर्फ शादी की बात करता रहता है, रोज एक ही जिद करने लगा है कि मेरी शादी करवा दो। तब विकास बोला, आंटी मैं भी आपको यही बताना चाहता था कि आजकल वो मोबाइल में भी शादी के गाने और वीडियो ही देखता रहता है और उसके फोन में सिर्फ दुल्हन की ही फोटो और वीडियो भरे पड़े हैं। विकास की बातें सुनकर तो मैं हैरान रह गई थी। विकास ने फिर बताया कि राज मुझे कहता था कि मैं अपने माँ पापा को मेरी शादी के लिए मना लूंगा, उनसे कहूंगा कि इसी साल मेरी शादी करवा दो वरना मैं आत्महत्या कर लूंगा। उसका दोस्त बोलता रहा और मेरे दिल की धड़कन बढ़ती जा रही थी कि कहीं मेरा बेटा कोई गलत कदम न उठा ले। बहुत सोचने के बाद मैंने अपने पति से बेटे की शादी के बारे में बात की। क्या करती माँ थी, अपने बेटे के लिए डर गई थी। मैंने राज के पापा से कहा, सुनो जी, मुझे लगता है अब हमें अपने बेटे की शादी कर देनी चाहिए। मेरी बात सुनकर मेरे पति भी चौंक गए। कहने लगे, क्या बेटे की शादी, वो भी इस उम्र में, तुम्हारा दिमाग तो ठिकाने पर है न। इस उम्र में कौन अपनी बेटी की शादी इससे करेगा। सबसे पहले तो उसकी आमदनी पूछेंगे, तब क्या जवाब देंगे हम। मैंने कहा, बता देंगे कि घर का कारोबार ही संभालता है। मेरे पति ने गुस्से से कहा, ठीक है, जो मर्जी आए वो करो, वैसे भी सुनता कौन है। मेरी यहाँ पाती से बात करने के बाद मैंने अपन सहेली से कहा कि मुझे राज की शादी के लिए एक अच्छी लड़की की तलाश है। वो भी चौंक गए और कहा कि शादी, वो भी इतनी छोटी उम्र में, क्या सोचकर उसकी शादी करवा रही है। मैंने उससे कहा, बस मुझे अपने बेटे की शादी करानी है, एक अच्छी सी लड़की ढूंढ कर दे। उसने कहा, ठीक है, लड़की तो मिल जाएगी, लेकिन तुझे उसे संभालना पड़ेगा। कहीं ऐसा ना हो कि आज तेरा बेटा शादी की जिद कर रहा है और कल वो तलाक के लिए जिद करें। मैंने उसे तसल्ली देते हुए कहा कि तू टेंशन मत ले, वो सारी जिम्मेदारी मेरी, तू बस लड़की तलाश कर। और फिर उसने एक लड़की दिखाई। उसका नाम संजना था। वह दिखने में बहुत सुंदर थी। मैंने अपने बेटे की बड़ी धूमधाम से उसके साथ शादी करवा दी।
शादी के दूसरे ही दिन सुबह के 4 बजे मेरे बेटे ने मुझे उठाया और कहा कि माँ जरा संजना को देखो ना। मैंने उसे कहा कि मैं कुछ समझी नहीं। तब उसने बताया कि संजना की तबीयत ठीक नहीं लग रही है। मैंने उसे समझाया कि आज तुम दोनों की शादी हुई है तो थक गई होगी। तब बेटा घबराते हुए बोला, चलो ना माँ, संजना मर जाएगी। उसकी तबीयत ज्यादा खराब हो चुकी है, उसे अस्पताल लेकर जाना पड़ेगा। मैं भागती हुई संजना के कमरे में गई और पूछा, बेटा क्या हुआ है तुझे? लेकिन वो एक शब्द भी नहीं बोली, बस चुपचाप बेजान सी पड़ी रही। मैं अपने पति के पास गई और उनसे कहा कि संजना की तबीयत ठीक नहीं लग रही है, उसे अस्पताल ले जाना पड़ेगा। मेरे पति ने गुस्से में मुझे कहा, हाँ हाँ तो ले जाना। मैंने पहले ही कहा था कि शादी भले ही करवा लो, लेकिन उसके बाद की पूरी जिम्मेदारी तुम्हारी होगी। मैंने उनसे कहा, वो बहू है हमारी, कुछ तो रहम करो। पति ने गुस्से से कहा, ठीक है चलो। फिर मैं संजना को अपनी डॉक्टर सहेली के पास ले गए। तब डॉक्टर ने संजना को चेक करके मुझे बताया कि मैंने उसे दवा दे दी है। तेरी बहू की तबीयत थोड़ी ठीक है, लेकिन आजकल की ये मर्द भी न सारी हद पार कर जाते हैं, बिना सोचे समझे कुछ भी न करने का कर देते हैं। मैं कुछ हद तक उनकी बात समझ गई थी। फिर उन्होंने कहा, आपका बेटा कहाँ है? मैंने उनको जवाब दिया कि वो बाहर बैठा है, वो तो अभी 17 साल का ही है। तब मेरी सहेली मुझे हैरान नजरों से देखने लगी और बोली, क्या सोचकर इस उम्र में शादी करवा दी? मैंने अपनी सहेली को कहा, मैं मजबूर थी, अगर हम शादी नहीं करवाते तो बेटे ने कहा था कि वो आत्महत्या कर लेगा, हम डर गए थे इसलिए शादी करवा दी। फिर मैंने सारी हकीकत उसे बता दी। मेरी सहेली ने मेरी मजबूरी को समझा और कहा, कोई बात नहीं, अब मैं कुछ दवाएं लिखकर दे रही हूँ, अब ध्यान रखना और आराम करना। मैं अपनी बहू को घर ले आई और उसे आराम करने को कहा। एक दिन ऐसे ही गुजर गया। दूसरे दिन भी संजना नाश्ता करते वक्त कुछ भी बोल नहीं रही थी। मुझे लगा नया घर है इसलिए झिझक महसूस होती होगी, और फिर अपने पति से कहा, अब आप बेटे को समझा देना, ऐसी बातें आप समझाएंगे तो असर पड़ेगा। पति ने कहा, ठीक है। फिर एक दिन अचानक बेटा और बहू दोनों सुबह घर से बाहर जा रहे थे। मैंने संजना से पूछा, इतनी सुबह सुबह तुम दोनों कहाँ जा रहे हो? तब संजना की जगह बेटे ने जवाब दिया, माँ हम मॉर्निंग वॉक के लिए जा रहे हैं, अभी से आदत हो जाएगी तो अच्छा रहेगा। मैंने कहा, अच्छा है जाओ। फिर मैंने काफी देर तक इंतजार किया, लेकिन वो दोनों तो दोपहर में घर आए। मैंने पूछा, मॉर्निंग वॉक के लिए इतना वक्त कैसे लगता है? तब उन दोनों ने बताया कि पार्क में बहुत भीड़ थी। मैंने भी उनकी बातों को नजरअंदाज कर दिया। कुछ दिनों बाद मेरा बेटा भी परेशान लग रहा था। मैंने विकास से पूछा कि क्या तुम्हें इस बारे में कुछ पता है? तब उसने ना में जवाब देते हुए कहा कि उसने मुझे कुछ भी नहीं बताया है, और वैसे भी उसकी शादी के बाद तो मुझसे बात भी नहीं हुई है। फिर एक दिन अचानक मेरी तबीयत खराब हो गई और मैं अपनी उसी डॉक्टर सहेली के पास गई जहां मैं संजना को ले गई थी। उसने मुझे कहा, उम्र के साथ साथ यह सब होना नॉर्मल है, ऐसे दर्द तो होते रहते हैं, चिंता की कोई बात नहीं है। और फिर उसने मुझे संजना की तबीयत के बारे में पूछा कि उसकी तबीयत ठीक है ना? मैंने उनसे कहा, हाँ तबीयत अब ठीक है, दोनों पति पत्नी अब तो मॉर्निंग वॉक पर भी जाने लगे हैं। तब डॉक्टर ने मुझे बताया कि उसका ध्यान रखना, वरना वो उठने लायक भी नहीं रहेगी। मैं अपनी सहेली की बात सुनकर डर गई। मैंने उनसे पूछा कि ये आप क्या कह रही है, ऐसा क्या हुआ है मेरी बहू को?
तब डॉक्टर ने मुझे बताया कि आपकी बहू एक बार फिर यहाँ आई थी और उसने आपको ये बताने से मना किया था। लेकिन घर में आप बड़ी हो इसलिए आपको ये बता रही हूँ। मैं घर पहुंची तब संजना अकेली बैठी हुई थी। मैंने उससे कहा बेटा कोई परेशानी है तो मुझे बता दे, जो भी हुआ है कुछ भी मत छुपाओ। संजना एक शब्द भी नहीं बोली। पता नहीं क्या चल रहा था उसकी जिंदगी में कि वो इतनी खामोश हो गई थी। मुझे अब गंगा की फिक्र होने लगी थी। मैंने मेरी डॉक्टर सहेली को घर पर बुलाया। उन्होंने आकर संजना के टेस्ट किए और कुछ जरूरी सैंपल भी लिए। अब मैं रिपोर्ट आने का इंतजार कर रही थी। जब रिपोर्ट आया तो मेरी आंखें फटी रह गई। मेरी डॉक्टर सहेली ने मुझे बताया कि संजना की हालत का जिम्मेदार मेरा बेटा नहीं बल्कि कोई और ही है। मैं तो सोच में पड़ गई थी कि अगर संजना की जिंदगी में कोई और इंसान तो मेरा बेटा उसका साथ क्यों दे रहा है। फिर मैंने अपने बेटे से पूछा कि देख बेटा, मुझे अब सब पता चल गया है। अब तू मुझे बता कि बात क्या है, वरना मुझे तेरे पापा को सब कुछ बताना पड़ेगा। मेरा बेटा छोटे बच्चों की तरह मेरे गले से लगकर रोने लगा और उसने जो बताया उसे सुनकर तो मेरा सिर चकरा गया। मेरे बेटे ने मुझे बताया कि माँ, मैं तो कभी भी इतनी जल्दी शादी नहीं करना चाहता था, पर मैं मजबूर था। ये सब मैंने विकास के कहने पर किया है। मैं सच में नहीं जानता था कि वो मुझसे क्या करवाना चाहता है। मैं परेशान हो चुका था विकास की हरकतों की वजह से। मैं जब छोटा था तब से वो मेरा इस्तेमाल करता आ रहा है। उसने मेरी जिंदगी नर्क बना कर रखी थी। उसने ही मुझे कहा था कि अगर तू अपने माँ और पापा को तेरी शादी कराने के लिए मना लेगा तो तू आज़ाद हो गया। मैं कैसे भी करके उससे आज़ाद होना चाहता था, लेकिन मुझे नहीं पता था कि मेरी आज़ादी की कीमत संजना को चुकानी पड़ेगी। माँ, मुझे माफ़ कर दो, मेरी वजह से ही आज संजना की यह हालत है। मेरे बेटे की बात सुनकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए थे। मेरा बेटा और बहू कितना कुछ सहते रहे और हम उनको ही दोष देते रहे। अब तो मुझे विकास पर गुस्सा आ रहा था। जी करता था कि सामने आ जाए तो गोली से उड़ा दो। फिर मैंने सारी हकीकत अपने पति को बताई कि कैसे हमारे बहू और बेटे का इस्तेमाल किया गया है। वो भी यह बात सुनकर चौंक गए। मेरे पति राज से बहुत प्यार करते थे, बस नाराज तो हुए थे कि उसकी शादी की जिद पर थे। अपने बेटे और बहू के साथ हुआ शोषण व बर्दाश्त नहीं कर पाए। वो तुरंत ही बेटे और बहू को लेकर पुलिस स्टेशन पहुंचे। वहां उन्होंने विकास के खिलाफ कंप्लेंट दर्ज कराई और उसे सजा हो गई। लेकिन उस रईस की औलाद को पैसे के दम पर रिहा कर दिया गया। आखिरकार हमने भी हार नहीं मानी। गुनहगार को सजा तो दिलानी ही थी। हमने सुप्रीम कोर्ट में केस दर्ज कराया। अब उम्मीद है कि मेरे बेटे और बहू को न्याय जरूर मिलेगा। राज ने संजना से माफी मांगी, पर संजना के लिए उसे माफ करना आसान नहीं था। आखिर वो अपनी जगह ठीक ही। जो भी उसे सहना पड़ा, उसका जिम्मेदार कहीं न कहीं तो मेरा बेटा भी था। सिर्फ मेरा बेटा ही नहीं, कहीं न कहीं मैं भी संजना की इस हालत की जिम्मेदार थी। हमने संजना और राज के रिश्ते को ठीक होने के लिए वक्त देना उचित समझा। मैंने भी अपनी बहू से माफी मांगते हुए कहा, जो भी हुआ उसे बुलाना आसान नहीं है। अगर जिंदगी में आगे बढ़ना है तो अतीत को भूलना ही बेहतर होगा। तब संजना पहली बार मेरे गले लगकर रोने लगी। मैंने उसे समझाया कि बेटा, तू अब इस घर की इज्जत है और हमारी जिम्मेदारी भी। तुझे कभी कोई भी तकलीफ होती है तो तू सबसे पहले आकर अपनी इस माँ को बताना। जुल्म करने वाला अगर गुनहगार है तो जुल्म सहने वाला उससे भी बड़ा गुनहगार कहलाता है।
ये सीख तो मैंने अपनी बहू को दे दी, लेकिन उसके जख्मों को भरने का मेरे पास सिर्फ एक ही इलाज था। मेरी बहू और बेटा दोनों ही शादी के लायक नहीं हुए थे। जब उनकी शादी हुई थी, अभी तो उनके पढ़ने लिखने की उम्र थी। जो गलती मुझसे हुई थी उसे ठीक भी मुझे ही करना था। जब तक राज और संजना के रिश्ते में सुधार नहीं आ जाता तब तक के लिए मैंने राज को दूसरे शहर भेज दिया आगे की पढ़ाई के लिए, और संजना की पढ़ाई अपने ही शहर में जारी रखवाए ताकि मैं खुद उसकी देखभाल कर सकूं। संजना अब इतनी बहादुर बन चुकी थी कि अब वो किसी से नहीं डरती थी। आखिर आईएएस जो बन चुकी थी, मेरी बेटी संजना आईएएस बन चुकी थी और मेरा बेटा भी वकील बन चुका था। अब हमने ठान लिया था कि उसे रईसी गुनहगार विकास को सजा दिलाकर ही दम लेंगे और मेरे बेटे बहू की मेहनत रंग लाए और उस गुनहगार को जेल की सलाखों के पीछे उम्र भर के लिए भिजवा दिया। आज बड़ी मुश्किलों के बाद घर में खुशियों ने दस्तक दी है, क्योंकि आज हमारे घर नन्ही सी संजना का आगमन हुआ है। भगवान से यही दुआ करती हूँ कि अब किसी की नजर न लगे। मेरे बच्चों की खुशियों को इस कहानी से यही सीखने को मिलता है कि आज के कलयुग में जरूरी नहीं है कि सिर्फ लड़कियों का ही शोषण होता है। हम अखबार में ऐसे कई किस्से पढ़ते हैं जिसमें लड़कों का भी बचपन से ही शोषण होता आया हो। आज के दौर में लड़का हो या लड़की, उन्हें बहादुर बनाए ताकि वो अपनी सुरक्षा खुद कर सके। जय श्री राम। आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट कर जरूर बताएं।